पॉपुलेशन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। A group of individuals which is living in the area resulting from a several even asexual reproduction is also known as population. For the purpose of ecological studies, all the commemorates in the wetland. तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। ये किसी भी दलदली इलाके में उगने वाले पौधे भी पॉपुलेशन कहलाते हैं, चूहे भी पॉपुलेशन कहलाते हैं, किसी भी बिल्डिंग में रहने वाले, किसी भी जंगल के बहुत सारे पेड़ भी एक पॉपुलेशन कहलाते हैं। बैक्टीरिया कोई कल्चर प्लेट में उग रहे हैं वो भी पॉपुलेशन कहलाते हैं। कमल उग रहे हैं अगर किसी भी पॉन्ड में, वो पॉपुलेशन कहलाता है। अर्लियर में हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि चेंज होते हुए एनवायरनमेंट को अपने अपने लिए चेंज करता है, अपने आप को भी इन्वायरमेंट के साथ चेंज करता है, तो वो इंडिविजुअल के चेंजेस मैटर इतने नहीं करते, बट पॉपुलेशन लेवल पे हुए चेंजेस मैटर करते हैं। बिकॉज पॉपुलेशन ही में जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आएंगे, तभी ही वो चेंजेस इवोल्यूशन में या किसी स्पीशीज में नए कैरेक्टर्स ला सकते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का टॉपिक है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो पॉपुलेशन की होती है। एग्जांपल बर्थ रेट। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर 8 लोटस नए प्लांट उगते हैं किसी पॉन्ड में जिसमें पहले से 20 लोटस के प्लांट थे, तो बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए 8 डिवाइड बाय 20 करके 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर निकाले जाते हैं। देन अगर 4 इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाइज के मरते हैं 40 में से, तो डेथ रेट निकालने के लिए 4 को 40 से डिवाइड करके 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक आता है। इस तरह से एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है सेक्स रेशियो का, जिसमें जितनी फीमेल्स होती है, नंबर ऑफ फीमेल्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मेल से, तो सेक्स रेशियो पता चलता है। फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन में 60% पॉपुलेशन फीमेल है और 40% मेल है, तो इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। अब पॉपुलेशन किसी भी टाइम पे किसी भी इंडिविजुअल में अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, पहला डायग्राम बता रहा है एक्सपैंडिंग तरह की पॉपुलेशन, जिसमें बच्चे जो है, नंबर्स में जो बच्चों का नंबर है किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में, वो सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसका ब्लू कलर से दिखा रखा है, वो उनसे कम है, और सबसे ज्यादा कम जो है वो बूढ़े लोग हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन को एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। स्टेबल, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ग्रुप बिल्कुल सेम लेवल का है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप कम है। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। स्टेबल और पॉपुलेशन कहलाती है जिसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम होता है, वो स्टेबल कहलाती है। नाउ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं वो कम होते हैं, बच्चों की पॉपुलेशन कम होती है, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इक्वली होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी नॉर्मल होती है। तो जब बच्चे बहुत कम होंगे तो वो पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम होती हुई जा रही पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस। स्टेटस के बारे में हैबिटेट में साइज का, पॉपुलेशन की साइज बहुत मैटर करती है, बहुत सारी चीजें हमें बता सकती है। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट, हम जो भी ढूंढना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, वो भी हमें पता चल सकता है अगर हमें साइज पता चल जाए पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन साइज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बी इट आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशीज, अगर हम द इम्पैक्ट ऑफ तो हम पॉपुलेशन साइज को एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर प्रीडेटर का इफेक्ट भी हम देख सकते हैं, और किसी भी पेस्टिसाइड का इफेक्ट भी देख सकते हैं, हम इवेल्युएट कर सकते हैं। जो क्रेन, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं
बाहर से उड़कर भरतपुर सेंचुरी में, और उनका नंबर भी हमें पता चलता है कितने क्रेन्स आए हैं। क्लेमाइडोमोनास किसी भी तालाब में छोटे छोटे एल्गेज कितने हैं वो सब भी हमें पता चल सकते हैं, वो भी पॉपुलेशन साइज है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज को जानने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी का को नापना, मेजर करना माना गया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंबल एन दिखा रखा है। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली मोर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर्स में ही जानना जरूरी नहीं है, बट टोटल नंबर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बट कभी कभी ये मीनिंगलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ये देखा कि कहीं पर 200 कैरेट ग्रास उग रही है, कैरेट ग्रास एक वीड प्लांट है, तो कहीं पर अगर 200 नंबर में कैरेट ग्रास उग रही है, तो वहां पर एक बड़ा सा अगर बैनियन का पेड़ है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी का पैरामीटर होगा बायोमास इंस्टेड ऑफ नंबर। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने के लिए उस जगह पर बायोमास को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एरिया जो एरिया कवर कर रहा है, परसेंट कवर जो है बैनियन ट्री का, वो नापा जाएगा, तो वो मीनिंगफुल होगा। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजी अडॉप्टेबल मेजर। टोटल नंबर इजी मेजर नहीं होगा। इफ यू हैव डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, मान लो अगर बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे पॉपुलेशन को जान सकते हैं? हम कॉलोनीज को काउंट कर लेंगे। जब हम कॉलोनीज को काउंट कर लेंगे तो हम आराम से उस एरिया की पॉपुलेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी। देन एक और एग्जांपल दिया है, हर वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी को के ना लेकर हम रिलेटेड डेंसिटीज को से भी जान सकते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पर ट्रैप अगर मछली पकड़ रहे हैं और जाल फेंकते हैं, तो एक जाल में एक बार में कौन सी वाली मछली सबसे ज्यादा आ रही है, उसका मतलब उस तालाब में वो उस तरह की मछली सबसे ज्यादा है। फिर हम अगर एस्टिमेट करते हैं, अगर हम किसी जंगल में किसी जानवर को पकड़कर उसको काउंट करना पॉसिबल हो, उनका नंबर बहुत ह्यूज हो, तो जैसे टाइगर है, टाइगर को कैसे जाना जाता है? उसके पाँव के निशानों से पहचाना जाता है टाइगर को, और फीकल पैलेट्स के मदद से पहचाना जाता है। फीकल पैलेट्स में इनके कुछ डेड सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, जिससे डीएनए कर निकाल कर और फिर जाना जाता है कि कितने टाइगर उस जंगल में हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक आता है नेक्स्ट। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन का साइज एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, बदलता रहता है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स की मदद से, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर, एडवर्स वेदर। मान लो कहीं का किसी एरिया में जितनी ऑर्गेनिज्म रह रहे थे पॉपुलेशन के, उस पे एकदम से बहुत ज्यादा वेदर, खराब वेदर का एक्सपोजर हुआ, या फिर वहां पे कोई एक सब बहुत सारा प्रिडेशन प्रेशर आ गया, तो इसमें
तो अब इसमें टाइम के साथ साथ हमने देखा या प्रिडेशन की वजह से कोई बड़ा टाइगर या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो उस पॉपुलेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, या वहां पर एकदम से नया छोड़ दिया गया है जंगल में कोई टाइगर या शेर, तो वो हिरन की पॉपुलेशन को खाना शुरू कर देगा। तो प्रिडेशन प्रेशर आने की वजह से, खाना कम या ज्यादा होने की वजह से, या मौसम खराब होने की वजह से पॉपुलेशन के साइज में कैसा भी फर्क हो सकता है। इनफैक्ट it is these changes in population that it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population. तो यही changes किसी भी डेंसिटी के, पॉपुलेशन के, हमें पता कर सकते हैं कि उस हैबिटेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड के दौरान। फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस, सिर्फ 4 वजह से वो चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि नेटैलिटी, मतलब होता है बर्थ, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में कितने बर्थ हुए हैं, तो जो भी नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए होंगे वो पुरानी पॉपुलेशन में इनिशियल डेंसिटी में ऐड हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। मोर्टेलिटी यानी कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं किसी भी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसको क्या हो जाएगा, ये मोर्टेलिटी में पॉपुलेशन कमी करेगा। मोर्टेलिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन कम हो रही है। इमिग्रेशन मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स अगर किसी भी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, इमिग्रेशन मतलब उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं किसी भी वक्त और उस वहां आके रह रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगी, पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाएगी। इमिग्रेशन के बाहर जा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में से जो बाहर जा रहे हैं उनको इमाइग्रेशन कहेंगे। तो ये आपका डायग्राम है, इसका आगे पेज पे डायग्राम भी दिया हुआ है कि कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आता है बिकॉज ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये इमेज है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है सेंटर में, और ई माइग्रेशन से कम होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड और मोर्टेलिटी से भी कम होती है, तो माइनस माइनस साइन लगा रखे हैं, और ऊपर के दोनों से, इमिग्रेशन यानी एडिशन से और नए बर्थ होने से, नेटैलिटी से, इनसे प्लस होती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है एन टी प्लस वन, यानी टी प्लस वन टाइम पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या रहेगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है प्लस बी प्लस आई, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी का। You can see from the above equation that the population density will increase if the number of birth plus the number of immigrant b plus I is more than the number of death plus the number of immigrants. तो अगर b प्लस आई ज्यादा होगा देन d प्लस ई, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया की बढ़ेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी नॉर्मल कंडीशंस में बर्थ और डेथ दो एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि स्पेशल कंडीशंस में पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, डेंसिटी को बढ़ाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर कोई नया हैबिटेट अभी अभी कॉलोनाइज्ड हुआ है, तो यानी अभी अभी उसमें आके कॉलोनी बननी शुरू हुई है, मेंबर्स रहने लग गए हैं, तो इमाइग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर, तो वहां पर जो नया फ्लो होगा ऑर्गेनिजम्स का वो कंट्रीब्यूट करेगा रैदर देन द बर्थ रेट, क्योंकि बर्थ लेने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से इमाइग्रेशन भी उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब ग्रोथ मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। दो ग्रोथ मॉडल हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स। तो दो मॉडल्स जो ग्रोथ मॉडल्स हैं, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न,
क्या ग्रोथ प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होती है? ये हम देखेंगे. वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसी भी जगह पर, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन अनकंटिन्यूसली हो रही है, तो फिर वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि रिसोर्सेज पे फिर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है अगर कहीं की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती है. तो वही यही यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि से ऐसे ही ग्रोथ क्या दूसरे एनिमल्स पे भी होता है नेचर में कि नहीं. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट और लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट, दो ग्रोथ रेट्स के मॉडल हम अभी पढ़ रहे हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्स, फूड और स्पेस, दो रिसोर्सेज हैं, फूड और स्पेस जो हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली असेंशियल रीजन होता है अनइम्पेडेड ग्रोथ का. कोई भी पॉपुलेशन तभी लगातार बढ़ सकती है अगर खाने को और रहने को खूब जगह मिले, खूब खाने को मिले, खूब रहने को मिले, तो पॉपुलेशन अनलिमिटेड अमाउंट में बढ़ सकती है. तो इसीलिए इस ग्रोथ रेट के मॉडल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम एक लैबोरेटरी कंडीशंस को पढ़ते हैं जहाँ पे हमने खाने को खूब दिया है और रहने के लिए स्पेस खूब है. तो इस वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसको हम ग्रो करा रहे हैं वो अनरेगुलेटेड वे में ग्रो हो सकता है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज शो दैट. And here the organism and each species has the ability to realize its full potential. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फुल पोटेंशियल में ग्रो हो सकता है. तो डार्विन ने इसको स्टडी किया था और डार्विन ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बोला था कि इट इज ओनली कैन बी एक्सपीरियंस्ड in the artificial conditions or in the experimental conditions. In the population growth is in an exponential, population growth exponential हो सकती है. देन ये उसका डायग्राम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का, जो कि रेड कलर से शो कर रखा है ग्राफ. अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी में और टाइम में एक ग्राफ बनाए तो रेड कलर का जो जे शेप कर्व है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन अनलिमिटेड अमाउंट में बढ़ सकती है. और उसका फॉर्मूला आता है dn/dt इज इक्वल टू rn. तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला गया है. तो यहाँ पर थोड़े से ज्योमेट्रिक फैशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बोला गया है. इफिन आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे इसका हम डेरिवेशन करेंगे. तो यहाँ पर इफ इन पॉपुलेशन साइज, ओरिजिनल साइज अगर n है और द बर्थ रेट, टोटल बर्थ पर कैपिटा बर्थ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल बी से, डेथ रेट को या डेथ पर कैपिटा या डेथ रेट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एन में पॉपुलेशन साइज में ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी, सो dn/dt यानी कि रेट, ग्रोथ रेट या किसी भी चीज की रेट हम तभी निकालते हैं जब हम उसे टाइम से डिवाइड करते हैं. तो ग्रोथ रेट को हम एज अ नंबर, डेंसिटी, पॉपुलेशन नंबर या पॉपुलेशन साइज का चेंज इन द पॉपुलेशन साइज पर टाइम पीरियड से निकाल रहे हैं. तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये dn/dt बनता है इक्वल टू b-d यानी बर्थ माइनस डेथ इनटू n, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी n उसका. तो इसका आ जाएगा आंसर. b-d को अगर हम r से रिप्रेजेंट करें, r मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, r का मतलब होता है r इज b-d, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. एंड तो r is the equation is very important. It is also known as biotic
R is very important parameter to give some idea about the magnitude of R value for the Norway rat. R is 0.015, R 0.015 रहता है नॉर्वे रैट के लिए. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए R अलग अलग हो सकता है बिकॉज ये कांस्टेंट होता है. और बीटल के लिए 0.12 दिया है, जैसे नॉर्वे रैट के लिए 0.15 दिया है, बहुत कम है, पर बीटल्स के लिए थोड़ा ज्यादा है 0.12 इनका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. एक्चुअली में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है. दैट मीन्स अगर सारी रिसोर्सेज उन्हें फुल दिए जाएं तो वो कितनी जल्दी अपने आप को डबल कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हम आर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बर्थ रेट्स और डेथ रेट को माइनस करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. द अबव क्वेश्चन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न एंड रिजल्ट इन अ जे शेप कर्व. जे शेप कर्व हम प्लॉट कर पाते हैं जब हम ग्रोथ रेट को, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को हम एक वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी रखें, एक्स एक्सिस पे टाइम रखें, तो हमें जे शेप कर्व मिलता है. तो वो एक हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है. और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालें या हम इसका इंटीग्रल फॉर्म डिराइव करें तो हमारा ये इक्वेशन चेंज हो जाता है. अगर हम इसे टाइम से इंटीग्रेट कर दें तो dn by dt हमारा चेंज हो जाता है. Exponential या integrating by time, so we get nt is equal to n0 ert. Nt, where nt is equal to population density after time t, n0 will be population density at time 0, and r is equal to intrinsic rate of natural increase, and e is the base of natural logarithm. तो ये आपको इस तरीके से दो इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी. एक तो सिंपल फॉर्मूला है dn by dt is rn, और एक है इंटीग्रेटेड फॉर्म, टाइम से इंटीग्रल किया गया है तो बनाया है nt इज इक्वल टू n0 ert, e रेज टू द पावर rt. किसी भी स्पेशीज के लिए एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, जो भी ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज के उनको मिला है तब वो ग्रो कर रही हैं, तो वो बहुत इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम टाइम में अचीव कर पाती हैं. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant, अगर एलिफेंट को भी इस तरीके से का इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो भी इनॉर्मस नंबर्स में पहुंच सकता है. और अगर हम चेक ना लगाएं उसकी पॉपुलेशन पे, रिसोर्सेज का मैनेज ना करें, उसको कम रिसोर्सेज ना दें. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. तो यहाँ पर एक चेस गेम का एग्जांपल देके आपको ये समझाया गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है. कि चेस खेल रहे हैं किंग और उसका मिनिस्टर, और फिर मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वो जीतेगा तो ही वांट ओनली सम व्हीट ग्रेन्स और कुछ क्वांटिटी विच इज टू बी कैलकुलेटेड, और उसकी क्वांटिटी तब उसको कैलकुलेट करके वो ग्रेन देने पड़ेंगे चेस बोर्ड में. अगर वो एक ग्रेन एक स्क्वायर में रखेगा, देन दो दूसरे स्क्वायर में रखेगा, देन 4 तीसरे स्क्वायर में रखेगा, देन 8 फोर्थ स्क्वायर में, हर बार वो 2 की पावर में उसको 2 की पावर नंबर ऑफ बॉक्सेस में ग्रो करवा रहा है.
so on, doubling each time in the previous quantity. पुराने वाले बॉक्स में जितने ग्रेन है नेक्स्ट वाले में उसको इंक्रीज करा रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और किंग ने एक्सेप्ट कर लिया ये बेट, तो उसके बाद उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट उसको ग्रेन्स देने पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कम समय में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो इसका लॉजिक है। तो यहाँ पर आगे बताया हुआ है कि द गेम बट अनलिकली हिम द मिनिस्टर वन, मिनिस्टर जीत गया, किंग ने उसको लगा कि अब वो बहुत आसानी से उसे भी रेंज दे देगा, तो उसने जब ऐसा देना शुरू किया तो फिर उसको इतने सारे 64 स्क्वायर्स में टोटल, उसको इंटायर किंगडम में इतने बीज नहीं मिले जो उसके 64 स्क्वायर्स के बीज को मतलब फुलफिल कर सके उसकी बेट को। तो नाउ थिंक ऑफ अ टाइनी पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के बारे में सोचो, जो छोटा सा पैरामीशियम होता है, जस्ट वन इंडिविजुअल जो अगर शुरू करे बाइनरी फ्यूजन से और अगर अपने आप को एक एक दिन में डबल करता है तो वो कितना ज्यादा अमाउंट बना देगा 64 डेज में, 64 दिन उसे दिए जाए। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता, जबकि नेचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेचर में उस पैरामीशियम के ऊपर भी प्रेडेटर्स हैं। नेचर में उस पैरामीशियम को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसका फूड लिमिटेड है, वो क्या खा सकता है वो भी लिमिटेड है। तो इसीलिए नेचर में रिसोर्सेज, स्पेस और बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो पॉपुलेशन पे चेक रखते हैं। तो नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड लेवल तक ही हो पाती है, उसके बाद नहीं हो पाती। तो नेचर में जो ग्रोथ रहती है या शो होती है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। नो पॉपुलेशन no population can achieve that exponential growth. लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिकल ग्रोथ होती है, वही हो पाती है नेचर में, तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आगे का टॉपिक यही है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में है। तो के दिस लीड्स टू कंपटीशन, क्योंकि एक नंबर पे जाकर इंडिविजुअल्स आपस में इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कॉम्पिटिट करने लगते हैं, खाने के लिए, जगह के लिए, मेटिंग के लिए, सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो फिटेस्ट इंडिविजुअली सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है। The governments of many country have also realized this fact that introduced various, इसीलिए गवर्नमेंट्स जब उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होने लगती है तो फैमिली प्लानिंग का कुछ न कुछ लॉ लगा देती है। नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। नेचर में किसी भी वक्त एक ऐसा पॉसिबल नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है जिसको नेचर सपोर्ट कर सकती है, बियॉन्ड उसके वो नेचर उसको ग्रो नहीं करा सकती। तो दिस लिमिट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। उस लिमिट को जो नेचर सपोर्ट कर सकती है उस लिमिट को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कैपिटल के, फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। डायग्राम में भी के आपको देखने को मिलेगा, ये एक लिमिट होती है पॉपुलेशन डेंसिटी की, कि नेचर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी को सपोर्ट कर सकती है। देन पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में इनिशियल में एक लैग फेज आता है, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो होने लगती है, फॉलोड बाय अ फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन, फिर एकदम से तेजी आती है, फिर डिसलरेशन होता है, मतलब धीरे हो जाती है ग्रोथ रेट, और फाइनली फिर रुक जाती है। तो इसको एस शेप कर्व भी बोलते हैं और सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। जब लॉजिस्टिक ग्रोथ का प्लॉट बनाया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी एन का टाइम टी के साथ, तो सिग्मोइड कर्व मिलता है। This type of population growth is called Verlest Pearl logistic growth. Verlest Pearl logistic growth भी कहते हैं because any scientist this growth model was given by Verlest and Pearl scientist and is described by the following equation: dn by dt is equal to rn ब्रैकेट में k minus n by k। तो इस तरीके से इसको दिया जाता है, इसका फॉर्मूला ये है। इसमें r मल्टीप्लाइड बाय n के ब्रैकेट में भी एक लिखा हुआ फॉर्मूला में k minus n upon k. So k here is carrying capacity. That means a limited number, a particular constant number of population size that can be supported by the nature or particular habitat is known as carrying capacity. So carrying capacity minus n by carrying capacity. N is equal to population density at time t, r is equal to intrinsic rate of natural increase, k is equal to carrying capacity. And since the resources for growth for most of the animal population are infinite and becoming limiting sooner or later,
क्योंकि रिसोर्सेज ग्रोथ के लिए एनिमल्स के लिए फाइनाइट है, वो लिमिटेड है और कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक बाय, जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा रियलिटी है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सिर्फ लेबोरेटरी में पा सकते हैं। Gather from government census data the population figures for India last 100 years, plot them and check which growth pattern is evident. कौन सा growth pattern चल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन का लास्ट 100 सालों का डाटा कलेक्ट करके अगर हम प्लॉट करें ग्राफ पे, तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा चल रहा है मॉडल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये कर्व होता है, ब्लू कलर से यहाँ दिखा रखा है, जो आपने अभी पढ़ा, सिग्मोइड कर्व, एस शेप का कर्व होता है। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी के का लेवल दिखा रखा है कि कैरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पर पहले धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल हो जाती है, एक्सेलरेट करती है, फिर कम होने लगती है और फिर कैरिंग कैपेसिटी पे जाके स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ब्लू कलर की लाइन के ग्राफ के नीचे लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा जाता है और रेड कलर की लाइन के साइड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये श्योरली एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व का मॉडल बनाओ, फॉर्मूला लिखो, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई। तो यही टॉपिक हमें आज समझने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरैक्शन हम दूसरी क्लास में लेंगे। ओके।